कौन सोच सकता था कि रोशनियों से भरी इस रात में क्लोडेल ऊंची दीवार के किनारे खड़ी थी। जियान ने जोर से चिल्लाया, क्लोडेल तुम क्या कर रही हो, जल्दी नीचे आओ। पर सब कुछ बहुत देर हो चुका था। क्लोडेल ने धीरे से कहा, जियान मैं सच में तुम पर विश्वास करना चाहती थी। इस एक बात ने उन दोनों के बीच की आखिरी संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया। क्लोडेल धीरे से कह रही थी, तुमने कहा था कि जब हमारा बच्चा होगा तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। मुझे लगा था कि तब हम खुश रह पाएंगे। जियन लगभग गिड़गिड़ाते हुए चिल्ला रहा था, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं सच में तुम पर विश्वास करता हूँ, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो। बदले में उसे सिर्फ 2 शब्द मिले, झूठ। उसने आखिरी बार सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं बेलमोंट परिवार से न होती। पानी में गिरने की आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया। घोड़ा गाड़ी हिल रही थी। हाना ने अपने सामने का दृश्य देखा और शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। टिम्निस परिवार बहुत ही ज्यादा है। अपनी बेटी की शादी में एक भी नौकर नहीं दिया। भले ही दोनों परिवार दुश्मन हैं, पर यह बहुत ज्यादा हो गया। क्लोडेल चुप थी। उसके दिल में सिर्फ 2 शब्द थे, दुश्मन। बिल्कुल, यह दोनों परिवार कभी राज्य के 2 बड़े स्तंभ थे। एक युद्ध के मैदान का बादशाह था और दूसरा सत्ता के खेल खेलने वाला डिप्लोमेट। एक तलवार चलाता था, दूसरा जुबान से काम लेता था। यह दोनों परिवार इस जिंदगी में कभी शांति से नहीं रह सकते थे। एक समय था जब इन 2 बड़े परिवारों ने मिलकर राज्य को कुछ समय के लिए शांति दी थी, पर कौन सोच सकता था कि यह शांति एक छोटी सी बात पर टूट जाएगी। सिर्फ एक बेकार के पकवान की वजह से दोनों परिवारों ने कभी न खत्म होने वाली लड़ाई शुरू कर दी। छोटी छोटी तकरारें बढ़कर बड़े झगड़ों में बदल गईं, जहां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आखिर में दोनों तरफ के आम लोग भी एक दूसरे से नफरत करने लगे, जब तक वह दिन नहीं आया जब उत्तर के इलाके में एक अनोखा भयानक सूखा पड़ा। पहले से ही कमजोर संतुलन पूरी तरह से टूट गया। अनाज खत्म हो गया। मजबूर आम लोग अपने परिवारों के साथ अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उत्तर को पूरी तरह से गिरने से बचाने के लिए हमें दक्षिण के टिम्निस परिवार का अनाज चाहिए था। वह ही एक अकेला सहारा था। इसलिए राजा ने एक अंतिम आदेश दिया कि जियन टिम्निस परिवार की बेटी यानी क्लोडेल को जबरदस्ती ले आए। भयानक सूखा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं अपनी आंखों के सामने अपने इलाके के लोगों को एक एक करके भूख से मरते हुए नहीं देख सकता था। बदले में टिम्निस परिवार ने आखिरकार अपने गोदाम खोलने और अनाज देने पर सहमति दी, और क्लोडेल ही वह दहेज थी जिसके बदले में अनाज मिला था। अगर उन बच्चों को खाना मिल सके तो मैं इस बेकार की शादी को मान लेता हूँ। टिम्निस परिवार के महल में अब बहुत शोर हो रहा था। दरबारी एक एक करके गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि अपने कट्टर दुश्मन से रिश्ता जोड़ना परिवार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। यह सब उस बेकार कठपुतली राजा की वजह से था जो दोनों परिवारों को शादी करने पर मजबूर कर रहा था। यह तो परिवार की इज्जत को जमीन पर रगड़ने जैसा था। जैन सुनकर परेशान हो गया और ठंडी आवाज में बोला, 2 शब्द, चुप रहो। क्या उसे नहीं पता था कि दोनों परिवार दुश्मन हैं? यह ऐसी बात नहीं थी कि कोई और उसे बताए। तभी एक नौकर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और बताया कि बाहर बारिश बहुत ज्यादा है। दुल्हन की घोड़ा गाड़ी झूले वाले पुल के दूसरी तरफ फंसी हुई है और अंदर नहीं आ सकती। मरीज फंसा हुआ है बारिश में घोड़ा गाड़ी में। जियन ने ठंडी हंसी हंसी। लगता है टिम्निस परिवार की दुल्हन यहाँ पसंद नहीं की जाती। उसका लोगों को लेने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने ठंडी आवाज में घरेलू नौकर को बताया कि वह अपनी पहचान समझे और घोड़ा गाड़ी से खुद चलकर आए। बाहर तो तेज बारिश हो रही थी। नौकरानी हाना बहुत घबरा गई और जल्दी से ड्यूक का इरादा जानने दौड़ पड़ी। नतीजा यह हुआ कि घरेलू नौकर हिचकिचाते हुए बोला, ड्यूक साहब ने कहा है कि दुल्हन घोड़ा गाड़ी से उतरकर खुद महल तक चलकर आए। हाना पूरी तरह से हैरान रह गई। इस मौसम में शादी के जोड़े में दुल्हन को चलने के लिए कहना, यह कैसा स्वागत था। हाना का गुस्से से गला कांप रहा था। इस पूरे रास्ते में एक भी नौकर नहीं था स्वागत करने के लिए, और अब दुल्हन को बारिश में चलकर आना पड़ेगा। क्या टिम्निस परिवार ऐसे ही मेहमान नवाजी करता है? क्लोडेल ने उसे गाड़ी में ही रोक लिया। शिकायत करने से कोई मसला हल नहीं होगा। यह शादी का जोड़ा सच में भारी और मुश्किल था, पर उसने फिर भी अपना हाथ बढ़ाया और इस तेज बारिश में खुद चलने का फैसला किया। दूसरे लोग शादी करते हैं तो फूलों से रास्ता सजाया जाता है, सबसे खूबसूरत जूते पहने जाते हैं, पर उसे सिर्फ कीचड़ में संघर्ष करना पड़ रहा था। और भी मजेदार बात यह थी कि उसका नाम का पति जियान आधे महीने पहले ही किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया था। यह शादी शुरू से ही सिर्फ उसके अकेली के सहारे चल रही थी। क्लोडेल को अपने दिल में अच्छे से पता था कि जियान का यह रवैया इस बात का सबूत था कि उसका उसे दुल्हन के रूप में स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। मुश्किल से घर में घुसने के बाद हाना ने अपनी पूरी तरह भीगी हुई मल्लिका को देखा और जल्दी से महल की नौकरानियों को गर्म पानी तैयार करने और फायरप्लेस जलाने का आदेश दिया। पर यह लोग बिल्कुल हिलने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि वह एक साथ इकट्ठे हो गए और ताना मारते हुए बोले, क्या बेलमोंट परिवार के लोग बर्फ के शहर में नहीं रहते? तो थोड़ी सी बारिश में ही ठंड लग गई? हाना गुस्से से पागल हो गई। ये नौकर तो बिल्कुल सर पर चढ़ गए हैं। क्या इन्हें पता नहीं नियम क्या होते हैं? नतीजा यह हुआ कि दूसरे लोग और भी ज्यादा हंसी उड़ाने लगे और बोले कि हाना ही वह नहीं थी जिसे नियम नहीं पता थे। उसे अपनी स्थिति समझनी चाहिए। यह टिम्निस परिवार है। लगता है इस घर में चाय पानी देने वाले नौकर भी हिम्मत करते हैं।
उनके सर पर चढ़कर हुकूमत करने की। ये नौकर और भी ज्यादा बोलने लगे, यहाँ तक कि क्लोडेल के कम दर्जे का मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि वह सिर्फ एक गरीब रिश्तेदार थी जिसका कोई सम्मान नहीं था। हाना गुस्से में आगे बढ़ने ही वाली थी बहस करने के लिए, पर क्लोडेल ने उसे रोक लिया। उसका इन लोगों के साथ जुबान खर्च करने का कोई इरादा नहीं था। उसने सिर्फ शांत लहजे में बदलने वाले कपड़े तैयार करने का आदेश दिया। हाना जाने से पहले उन्हें गुस्से से घूरा, चेतावनी देते हुए कि इन लोगों को बेहतर होगा कि वह अपनी हद में रहें। कमरे में वापस आकर हाना गरम तवे पर मछली की तरह बेचैन थी। आखिरकार ड्यूक जल्दी ही दुल्हन से मिलने वाले थे। अगर उन्होंने मल्लिका को इस हालत में देखा तो वह और भी नफरत करेंगे। वह बड़बड़ाते हुए मल्लिका को अच्छे से तैयार करने के तरीके सोच रही थी, यह सोचकर कि अगर वह काफी खूबसूरत होगी तो आदमी का दिल पिघल जाएगा। हाना को इधर उधर भागते हुए देखकर क्लोडेल उलटा मुस्कुरा दी। उसने धीरे से हाना को तसल्ली दी। असल में उसने पहले ही सबसे बुरे हालात का सामना करने की तैयारी कर ली थी। हाना और बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह कमरा बिल्कुल ठंडा था, गर्म पानी का एक घूंट भी नहीं था। वह तेजी से दरवाजे से बाहर निकली, अपनी मल्लिका के लिए इंसाफ मांगने पर अड़ी थी। क्लोडेल उसे रोक नहीं सकी। वह अकेली खाली कमरे में बैठी रही, आईने में खुद को देखती रही। उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। और इस समय महल के दूसरे छोर पर जियान अकेला अंधेरे में बैठा था। वह अपने हाथ में शराब के गिलास को घूर रहा था। उसका दिल बहुत परेशान था। जैसे ही उसने सोचा कि सुहाग रात उसे बेलमोंट परिवार के किसी के साथ बितानी पड़ेगी, उसे लगा कि यह बिल्कुल शर्मनाक है। तभी घरेलू नौकर ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। उसे याद दिलाया कि समय हो गया है, जो होना है वह तो होगा ही। यह मुलाकात, जिसमें सबके अपने अपने इरादे थे, आखिरकार टाली नहीं जा सकती थी। जियान ने ठंडी सांस ली और बहुत ही अनिच्छा से खड़ा होकर नए कमरे की तरफ चल पड़ा। कॉरिडोर में पूरी तरह से गालियां गूंज रही थी। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने उन लोगों की नाक पर उंगली उठाकर उन्हें बुरी तरह से डांटा। कहने लगी कि वह बिल्कुल इंसानियत से खाली है। मल्लिका को बदलने के लिए एक साफ कपड़ा भी नहीं दिया। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और जियान एक बेपरवाह चेहरे के साथ अंदर आया। हाना के इल्जामों का सामना करते हुए उसे जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि उसने क्लोडेल के सामने एक ऐसी बात कही जो दिल को ठंडा कर दे। उसने कहा कि वैसे भी सब कुछ उतारना ही है तो कपड़े तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाना के कुछ कहने से पहले ही जियान ने ठंडी आवाज में 2 शब्द कहे, बाहर निकलो। अब कमरे का माहौल पूरी तरह से ठंडा हो गया था। हाना वहीं खड़ी रह गई और उसके पीछे क्लोडेल बिल्कुल चुप थी। जियान के अभी किए गए अपमान का सामना करते हुए क्लोडेल रोई नहीं, बल्कि शांति से पलट गई और सीधे उससे पूछा, क्या मैं अभी उतार दूं? जियान ने जाहिर तौर पर उसकी इतनी शांति की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने सामने की औरत को देखा और पाया कि वह जितनी दिखती थी उससे भी ज्यादा पतली और कमजोर थी। उसने यहाँ तक शक किया कि क्या वह अपनी इस कमजोर हालत में आज रात निकल पाएगी। वह पलटकर बिस्तर के किनारे बैठ गया, एक ऊंचे दर्जे वाले व्यक्ति की तरह, और हल्के लहजे में उसे आगे बढ़ने को कहा। पर उसने एक और बात जोड़ी, अगर तुम मुझे दिलचस्प नहीं बना सकी तो आज रात यहीं खत्म हो जाएगी। ये सुहाग रात कहाँ थी? ये तो एक ऐसा खेल था जिसमें इंसान की इज्जत को कुचल दिया जाता था। क्लोडेल धीरे से आगे बढ़ी और जियान की कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जियान बच नहीं सका। उसने खुद इस शुरुआत को खोलने का फैसला किया। जियान उसे ऊपर से देख रहा था। उसकी आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने अचानक पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? यह तो सबसे बड़ा अपमान था। शादी के दिन दूल्हा को दुल्हन का नाम तक याद नहीं था। क्लोडेल थोड़ी देर रुकी और धीरे से अपना पूरा नाम बताया, खासकर आखिरी उपनाम बेलमोंट। यह नाम सुनकर जियान की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। उसके लिए यह एक बहुत ही अशुभ नाम था। उसने बगल की मोमबत्ती बुझा दी और क्लोडेल की ठोड़ी पकड़ ली। उसने अपने दिल में गुस्सा किया, आज रात मैं देखूंगा कि तुम मेरे उपनाम को बंद करने के लायक हो या नहीं। वह क्लोडेल को घूर रहा था। उसके लहजे में थोड़ा मजाक था। उसने कहा, क्या तुम वह उपनाम बदल सकती हो? क्या तुम इस घर में रह सकती हो? यह सब आज रात तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। देर रात का कॉरिडोर इतना शांत था कि डर लग रहा था। कौन सोच सकता था कि दरवाजे पर ऐसी चीज रखी होगी। एक नौकरानी ने पहले ही इस जगह पर नजर रखी हुई थी। उसने बहुत तेजी से काम किया। किसी के देखने से पहले ही उसने सीधे वह चीज अपने हाथ में ले ली। अब आखिरकार उसे वह मिल गया था। वह एक पल भी नहीं रुकी, अपनी स्कर्ट उठाकर अंधेरे में गायब हो गई। दरवाजे पर दस्तक ने सुबह की शांति को तोड़ दिया। घरेलू नौकर दरवाजे के बाहर जल्दी कर रहा था। कह रहा था कि अब आखिरी रस्म पूरी करने का समय हो गया है। क्लोडेल के कुछ समझने से पहले ही उसे एक अंधेरी सुरंग में ले जाया गया। उसने खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, यह आखिर कहाँ जा रहे हैं? घरेलू नौकर ने बिना पीछे देखे कहा, नियम के मुताबिक परिवार की अगली मल्लिका को कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी होती है। तभी घरेलू नौकर रुक गया। भयानक कब्रिस्तान का बड़ा दरवाजा उनके सामने खुल चुका था। यह जगह सोच से भी ज्यादा उदास थी। बड़े बड़े पत्थर के ताबूत ठीक से रखे हुए थे, जैसे नए मालिक का इंतजार कर रहे हों। घरेलू नौकर बगल में धीरे धीरे बोल रहा था, तिम्निस परिवार की परंपरा के मुताबिक हर किसी की कब्र पर उनके जीवन की उपलब्धियां खोदी जाती हैं। क्लोडेल आगे बढ़ी। जब उसने पत्थर पर लिखे अक्षर देखे तो वह पूरी तरह से रुक गई। उस पर साफ साफ उसका अपना नाम लिखा हुआ था।
इस रानी के खिताब के अलावा बाद में और क्या खोदा जा सकता है? उसने अभी तक जवाब नहीं सोचा था, पर घरेलू नौकर बगल में धीरे से बोला, लगता है आप अपनी भविष्य की आरामगाह से काफी संतुष्ट हैं। जियान की आवाज अचानक सुनाई दी। उसने बिना सोचे समझे कब्र के रखवाले को भेज दिया और उसकी जगह कब्रिस्तान के पत्थरों की तरह ठंडी थी। उसने क्लोडेल को देखा और कहा, लगता है महारानी इस कब्र से काफी संतुष्ट है। घरेलू नौकर ने सर झुकाकर आदेश माना, पर जियान का इरादा यहीं रुकने का नहीं था। वह पलटा और क्लोडेल को पीछे आने का इशारा किया। हर कदम में एक ऐसा दबाव था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। क्लोडेल जैसे ही दाहिने मुड़ने वाली थी, उसने उसे पकड़ लिया। उसने ठंडी हंसी हंसी और मजाक उड़ाया, क्या तुम्हें ऐसे बुनियादी नियम भी नहीं पता? इस भयानक पारिवारिक कब्रिस्तान में उसे न सिर्फ उसकी जिंदगी और मौत को नियंत्रित करना था, बल्कि उसके कदमों का रास्ता भी वही तय करेगा। जियान की हरकतें अब भी असभ्य थी। वह क्लोडेल को खींचता हुआ बड़े कदमों से आगे बढ़ा, दूसरों की नजरों की बिल्कुल परवाह न करते हुए। क्लोडेल ने नीचे अपनी कलाई देखी। भले ही उसे बहुत जोर से पकड़ा गया था, पर उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। इससे उसे कल रात का वह आदमी याद आया। उसने इतना पागलपन दिखाया था, पर आज सुबह तक उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं थी। इस अजीब संयम ने क्लोडेल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस बेरहम आदमी का कौन सा पहलू सच्चा था। क्लोडेल जितना ज्यादा सोचती, उतना ही उसे कुछ गलत लगता। क्या वह ठंडा और दबाव वाला जियन सच में उसकी परवाह कर रहा था? उसे अचानक एक अफवाह याद आई। ओबेरॉन किंगडम में एक परंपरा थी कि अगर पति अपनी नई पत्नी से बहुत संतुष्ट होता है, तो सुहाग रात के बाद वह एक कीमती तोहफा देता है। यह सिर्फ एक चीज देना नहीं था, बल्कि यह एक तरह की स्वीकृति और सम्मान को दर्शाता था, जिसका मतलब था कि पति ने इस शादी को हल्के में नहीं लिया था। यह लोडेल चुपके से जियान की तरफ देख रही थी। यह आदमी अब भी चेहरे पर कोई भाव नहीं रखता था, जिससे उसके मन की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसके मन में यह बिल्कुल साफ था कि यह तोहफा उसकी फैमिली में भविष्य की पोजीशन तय करेगा। लगता है वह लंबे समय से इंतजार किया गया तोहफा आखिरकार नहीं आया, पर लोडेल अपने मन में बहुत अच्छे से जानती थी कि इसका मतलब है जियान उससे बिल्कुल भी गिनने में नहीं ले रहा था। जियान अब भी वैसा ही ठंडा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों ऐसे ही अपने अपने ख्यालों में डूबे रहे जब तक रात नहीं हो गई। डिनर पार्टी का माहौल थोड़ा उदास था। जियान अकेला अपनी शराब का ग्लास हिला रहा था। आसपास का शोर उससे बेअसर लग रहा था। उसके दिमाग में बस उस औरत की तस्वीर थी। उसने सोचा था कि वह रोएगी या मिन्नतें करेगी, पर उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उसकी उम्मीद के खिलाफ थी। जियान ने एक घूंट रेड वाइन पी और धीरे से कहा, सच में एक अजीब औरत है। जियान अपनी आंखों से लोडेल को घूर रहा था। उसके मन में शक भरा था, क्या यह औरत सच में मरना चाहती है? कल रात उसकी वह विरोधी हरकत अब भी उसके मन में थी, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें भी खोलने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद जियान ने अपनी सबसे कीमती ईमानदारी दिखाई। वह उसकी माँ की छोड़ी हुई नीली हीरे की अंगूठी थी, जो उसके इस शादी के प्रति वादे को दर्शाती थी। लेकिन अब लोडेल के हाथ खाली थे, अंगूठी का निशान तक नहीं था। जियान की आंखों में ठंडक आ गई। क्या उसने इस तोहफे को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, या उसकी महत्वाकांक्षा इससे कहीं ज्यादा थी? डिनर पार्टी में मौजूद अधिकारी इस शादी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनकी नजर में यह बस 1 साल का एक सौदा था। कुछ लोग तो उलटा गिनती भी शुरू कर चुके थे, जैसे कि वह लोडेल के परिवार को इस इलाके से तुरंत मिटा देना चाहते थे। वह हंसते हुए अपने ग्लास उठा रहे थे, मुंह से शादी की बधाई के शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे, पर मन ही मन सोच रहे थे कि 1 साल बाद इसका अंजाम क्या होगा। यह झूठी बधाइयां सुनकर जियान बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या इस तरह की भावहीन शादी में सच में कुछ मनाने जैसा है? पार्टी में अधिकारी और भी ज्यादा बोलने लगे। उनकी नजर में लोडेल बस एक बेकार की मुसीबत थी जिसे कोई नहीं चाहता था, और वह तो करुष थे कि जियान ने ड्यूक की असली बेटी से शादी नहीं की। आखिरकार अगर वह लड़की ड्यूक की प्यारी बेटी होती और उसे कल की तरह नजरअंदाज किया जाता, तो ड्यूक शायद अब तक कातिलों को भेज चुका होता। जियान यह चुभने वाली बातें सुनकर कुछ अफवाहों को याद करता है। यह नाम की ड्यूक की बेटी, असल में उसकी पहचान बहुत मुश्किल थी। असल में लोडेल के असली पिता को विरासत के झगड़े के कारण घर से निकाल दिया गया था, और वह बस अपने पिता और एक आम औरत की नाजायज बेटी थी। ओबेरॉन के कठोर कानून में इस तरह की क्लास क्रॉसिंग शादियों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जाती थी। इसका मतलब यह भी था कि लोडेल जन्म से ही एक ऐसी पत्नी बनने वाली थी जिसे उसके परिवार ने त्याग दिया था। 10 साल की उम्र तक लोडेल एक ऐसी बच्ची थी जिसका कोई वजूद नहीं था, जब तक उसकी माँ की अचानक मौत नहीं हो गई। तभी उसके पिता उसे उस ठंडे महल में वापस ले आए। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। उसके पिता भी जल्दी ही चल बसे। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में इस बेचारी बेटी को अपने चाचा के हवाले कर दिया। जियान उस औरत को देखता है। उसके मन में अब तक 7-8 बातें साफ हो चुकी थी। उसे ड्यूक ने इसलिए गोद लिया था क्योंकि उसके लाल बाल और सुनहरी आंखें यह साबित करती थी कि उसकी रगों में परिवार का खून बहता है। लेकिन तभी एक अधिकारी ने एक बेकार की मांग रख दी। उसने हंसते हुए जियान से कहा, जब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए और आप इस औरत को निकाल दें, तो क्या आप उसे मुझे दे सकते हैं? जियान ने शायद ठीक से सुना नहीं, या उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वाला इतना हिम्मत वाला हो सकता है। अधिकारी ने शांति से समझाया कि जब वह जवान था
तब से ही वह उस परिवार की औरतों को पसंद करता था, लेकिन अफसोस कि इस गरीब और पिछड़े इलाके में कोई भी शाही लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी। उसने लोडेल को घूरा। उसकी आवाज में हिसाब किताब भरा था, क्योंकि इस औरत को परिवार ने पहले ही त्याग दिया है। जब आप उसे 1 साल बाद घर से निकाल देंगे तो उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं होगी। इसलिए ड्यूक साहब, कृपया उसे मुझे इनाम में दे दें। जियन ने सुनकर अपनी पलकें तक नहीं उठाई, बस ठंडी आवाज में कहा, जैसा तुम चाहो। इस एक बात ने लोडेल के भविष्य का फैसला कर दिया। इस आदमी की नजर में उसकी नई पत्नी एक ऐसी चीज थी जिसे किसी को भी दिया जा सकता था। तभी ड्यूक बेलमोंट महल में पहुंच चुके थे। जियान ने रिपोर्ट सुनकर अपने चेहरे पर एक हंसी दिखाई। उसकी नजर में यह चाचा साहब बहुत ही समय के पाबंद थे। जैसे ही दहेज की बात आती थी, वह कर्ज वसूलने वाले से भी तेज दौड़ते थे। इस समय लिविंग रूम का माहौल इतना दबा हुआ था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ड्यूक बड़े शान से बैठे थे और उनके सामने लोडेल थी, जिसे उन्होंने खुद भेजा था। अपनी चुपचाप भतीजी को देखते हुए ड्यूक के मन में अब भी यह उत्सुकता थी कि यह लड़की, जिसे उसने एक सामान की तरह बेच दिया था, अब क्या महसूस कर रही होगी। उसे लोडेल के जीने मरने से कोई मतलब नहीं था। उसे बस उस बड़ी रकम की परवाह थी जो उसे जल्दी ही मिलने वाली थी। अपने उस रिश्तेदार के सामने जिसने उसे बेच दिया था, लोडेल एक शब्द भी नहीं बोल पाई, बस चुपचाप एक तरफ बैठी रही। ड्यूक ने धीरे से चाय का कप नीचे रखा। एक तेज आवाज आई। यह आवाज शांत कमरे में और भी चुभने वाली लग रही थी। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? जियन खिड़की के पास खड़ा था। वह बूढ़ा लोमड़ी वहां पहुंचते ही उस औरत से मिलने के लिए बेचैन था। यह बिल्कुल भी माँ बेटी का गहरा रिश्ता नहीं था। लगता है सुहागरात पर उसकी वह अजीब हरकत सब उस बूढ़े आदमी का जानबूझकर किया गया नाटक था, जबकि वह जानता था कि यह एक जाल हो सकता है। फिर भी वह क्यों इसकी परवाह करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। छोड़ो, आखिरकार वह उस परिवार का आदमी है। यहाँ तक कि उसने उसके दिए तोहफे को भी लेने से मना कर दिया। यह दिन जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। कौन सोच सकता था कि ड्यूक का पहला सवाल अपनी भतीजी से यह होगा कि उसकी मरने की तैयारी कैसी चल रही है। लोडेल ने शांति से जवाब दिया, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और मेरी तबीयत भी सच में खराब हो रही है। यह वही जवाब था जो ड्यूक चाहता था। जैसा आप चाहें मेरे ड्यूक साहब। ड्यूक ने सुनकर न सिर्फ दिल से दुख नहीं किया, बल्कि उसे राहत महसूस हुई। उसकी नजर में उसकी भतीजी बस बदला लेने का एक जरिया थी। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जिस दिन बदला खत्म होगा, तुम्हारी मौत परिवार के लिए सबसे बड़ा बलिदान बनेगी। लोडेल को दिन ब दिन कमजोर होते देखकर उसे इस बात की चिंता थी कि शादी प्लान के मुताबिक हो रही है या नहीं। लोडेल ने धीरे से जवाब दिया, सब कुछ उसकी इच्छा के मुताबिक है। ड्यूक अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। जब तक शादी सफलता से पूरी हो जाती है, वह जियन को पीछे से एक जानलेवा वार दे सकेगा। ड्यूक का प्लान बिल्कुल पागलपन भरा था। उसने सोचा था कि जैसे ही उसकी भतीजी मरेगी, वह सारे इल्जाम जियन पर लगा देगा और उसे इस शादी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने लोडेल से यहाँ तक कहा कि मरने से पहले भी उसे शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि यह सब परिवार के हित में था। लोडेल ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, जैसा आप चाहें। ड्यूक गर्व से, हमसा। जियन, वह बेवकूफ अभी आने वाला है। उसे पता ही नहीं कि वह बड़ी कीमत चुकाकर दुल्हन नहीं, बल्कि अपने लिए खुद खोदी हुई कब्र ला रहा है। ड्यूक की घमंडी हंसी के बीच लोडेल बस चुपचाप सहन कर सकती थी। वह एक पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह थी जो अपने निश्चित अंजाम का इंतजार कर रही थी। इसी बीच जियान अपने लोगों के साथ ड्यूक के महल में दाखिल हो चुका था। उसके लिए उस बूढ़े लोमड़ी से मिलने का ख्याल ही उसे बुरा लगता था। जियान तो गंभीरता से सोच रहा था कि क्या उसे यहीं पर उस आदमी को खत्म कर देना चाहिए। अगर वह ड्यूक को अपने हाथों से कब्रिस्तान भेज सके तो वह नजारा बहुत ही शानदार होगा। जियान अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक औरत ने रोक लिया। वह उसकी दूर की रिश्तेदार एंटियोने थी। उसने शुरुआत ही सवालिया लहजे में की, जैसे वह बहुत देर से गुस्सा दबाए बैठी थी। जियान ने सिर तक नहीं उठाया। ठंडी आवाज में पूछा कि वह क्या चाहती है। एंटियोने का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जियान उस औरत से शादी करेगा। उसने जियान को घूरा। उसकी आवाज में बेचैनी भरी थी। उसने जोर से पूछा, मैं ही सबसे सही इंसान थी, तुमने किसी और को क्यों चुना और मुझे नहीं? एंटियोने के सवाल के सामने जियान की आंखों में तुरंत ठंडक आ गई। उसने पलटकर पूछा, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? एंटियोने अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जज्बाती कार्ड खेला, यह दावा करते हुए कि उसने बचपन से सिर्फ जियान को ही प्यार किया है और उससे इतना बेरहम न होने की गुजारिश की। लेकिन जियान को यह बातें सुनकर सिर्फ नफरत महसूस हुई। उसने इस औरत को इज्जत दी थी, पर वह हमेशा हद पार करती रही। जियान ने अपनी सब्र खो दिया। उसने ठंडी आवाज में एंटियोने को चेतावनी दी, अगर तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज है तो सीधे राजा से बात करो। यह बात कहते ही एंटियोने को सीधे मौत की सजा सुना दी गई। इस महल में कोई भी राजा के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। जियान ने उसे एक नजर तक देना गवारा नहीं किया। उसने ठंडी आवाज में कहा, आगे से मेरे सामने मत आना। अगर परिवार की इज्जत का सवाल न होता तो वह अब तक सब्र नहीं करता। यह आखिरी चेतावनी थी। जियान बिना पीछे देखे चला गया। एंटियोने को अकेला ठंडी जमीन पर बेचारी हालत में छोड़ गया। आसपास की वह सभी महिलाएं जो तमाशा देख रही थी तुरंत उसके पास आ गईं।
वह मुंह से तारीफ कर रही थी, पर उनकी आवाज में तीखे शब्द थे। किसी ने ताना मारते हुए कहा कि वह अब मशहूर हो गई है। जियान राजकुमार शायद अपनी जिंदगी में आज की उसकी शानदार परफॉर्मेंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। वह सोची थी कि वह एक आम लड़की से रानी बन जाएगी, पर अंत में वह पूरे महल का मजाक बन गई। एंटियोने गुस्से से कांप रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह नीची औरत राजकुमार के बिस्तर तक पहुंचने की हिम्मत कर सकती है। एंटियोने के मन में यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसने बचपन से कभी जियान से अपनी नजर नहीं हटाई थी। वह हमेशा चुपचाप इस आदमी को देखती रही, उस दिन का इंतजार करती रही जब वह बड़े हो जाएंगे। और तो और उसकी माँ भी एक बड़े परिवार से थी। उसकी रगों में शाही खून बहता था, जिससे उसे बहुत गर्व था। उसने कभी शक नहीं किया था कि जियान आखिरकार उससे ही शादी करेगा, क्योंकि वही उस शाही खून के लायक थी। एंटियोने की आंखें ठंडी और गुस्से वाली हो गईं। उसने सामने घूरा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, जियान के पास की वह जगह शुरू से अंत तक सिर्फ उसकी ही हो सकती है। जो कोई भी उसे छीनने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महल के कोने में महिलाएं अब भी धीरे धीरे बातें कर रही थीं। उन्हें लगता था कि अगर एंटियोने ड्यूक की पत्नी बन जाती तो उनकी जिंदगी अब से कहीं ज्यादा दिलचस्प होती। आखिरकार एंटियोने ने वादा किया था कि वह अनगिनत डांस पार्टीज रखेगी और सबसे हैंडसम नाइट्स को इनवाइट करेगी, जिससे सब उसे याद करते थे। और इस समय एंटियोने अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी। उसे लगता था कि कल वह पार्टी में इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। उसने खिड़की के बाहर देखा। उसके मन में जियान के लिए जुनून और क्लोडेल के लिए नफरत भरी थी। उसे विश्वास था कि जियान को उस चुड़ैल ने धोखा दिया है। तभी नौकरानी चुपचाप पास आई। एंटियोने की आंखें तुरंत तेज हो गईं। वह बेचैनी से एक सच्चाई की पुष्टि करना चाहती थी। क्या जियान सच में कल रात उस औरत के साथ था? नौकरानी के जवाब देने से पहले ही एंटियोने ने अपनी आवाज धीमी करके पूछा, जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या वह सामान ले आए हो? लगता है वह अब कुछ करने के लिए तैयार थी। नौकरानी ने ध्यान से एक डिब्बा दिया। सामान आखिरकार मिल गया था। एंटियोने को सबसे ज्यादा उन फूलों की चिंता थी जो सबूत थे। जब उसने सुना कि फूल पूरी तरह से जला दिए गए हैं, तभी उसे राहत मिली। जब उसने उस औरत के राजकुमार से चिपके होने के बारे में सोचा तो उसे गुस्से से दांत पीसने लगी। ऐसी बात को वह बिल्कुल माफ नहीं कर सकती थी। नौकरानी भी समझदार थी। उसने तुरंत अपनी सेवा देने की इच्छा व्यक्त की। जब भी उस औरत के खिलाफ कोई एक्शन होगा, वह हमेशा तैयार रहेगी। एंटियोने सुनकर बहुत खुश हुई। उसने घमंडी तरीके से वादा किया कि जब वह भविष्य में ड्यूक की पत्नी बनेगी तो नौकरानी को उसका फायदा जरूर मिलेगा। दोनों ने अपने अपने इरादों के साथ अलविदा कहा। एंटियोने ने बेचैनी से डिब्बा खोला। उसके अंदर एक खूबसूरत नीले सैफायर की अंगूठी थी। उसने धीरे से अंगूठी अपने हाथ में पहनी और उसकी चमक को देखते हुए, जैसे वह सपनों वाली जगह अब बिल्कुल करीब थी। एंटियोने ने अपने हाथ में अंगूठी देखी। उसकी आवाज में पागलपन था। उसने जियान से थोड़ा और इंतजार करने को कहा, क्योंकि वह उस चुड़ैल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसी बीच ड्यूक जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इस बार उसकी पूरी इच्छा पूरी नहीं हुई, पर उसने जियान के एहसान को जरूर याद रखा। जियान ने अदब से उन लोगों को विदा किया और उन्हें शहर वापस जाने के लिए सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे एस्टेट से निकली, यह नाटक आखिरकार खत्म हुआ। जियान पलटा और अपने बगल में क्लोडेल को देखा। उसने अचानक सुहाग रात के तोहफे का जिक्र किया और कहा कि वह चीज उसके लिए बहुत मायने रखती है। क्लोडेल एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि जियान की बातों में क्या छुपा था। क्लोडेल अभी तक रिएक्ट नहीं कर पाई थी कि जियान ने सीधे अपने कदम रोक दिए। उसकी आवाज में एक परेशान करने वाला दबाव था। उसने क्लोडेल को घूरते हुए पूछा कि क्या वह तोहफा उसकी पसंद का नहीं था, इसलिए वह इतनी बेपरवाह लग रही थी। क्या उसे वह तोहफा पसंद नहीं था, या वह उस शख्स से नफरत करती थी? क्लोडेल बोलना चाहती थी और झुठलाना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। जियान की बातें और भी गंभीर होती जा रही थीं। उसने यहाँ तक सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या ड्यूक ने उसे बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं सिखाया था। यह अब झगड़ा नहीं था, यह खुली बेइज्जती थी। जियान ने ठंडे लहजे में याद दिलाया कि सुहाग रात का तोहफा मिलने पर उसे तुरंत पहन लेना चाहिए। यह सबसे बुनियादी नियम है। क्लोडेल ने उसकी आंखों में देखा और अचानक शादी के दिन याद आया, जब उसकी आंखें अब से भी ज्यादा ठंडी थीं। तो उस वक्त वह किसी एक शख्स को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि पूरी स्थिति से ही नाखुश था। उसके समझने से पहले ही जियान ने बेचैनी से उसे टोक दिया। उसने दोबारा सवाल किया कि क्या उसे सच में वह तोहफा पसंद नहीं था। क्लोडेल ने जल्दी से समझाया कि उसे असल में वह तोहफा बहुत पसंद था, लेकिन जियान ने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। अगर पसंद था तो उससे मिलने आते वक्त उसे पहना क्यों नहीं? उसने अपना सर झुकाया और हिचकिचाते हुए आखिरकार बहाना बनाया कि उसे लगा कि वह इतनी कीमती चीज के लायक नहीं है। यह जवाब सुनकर भी जियान के चेहरे पर से बेपरवाही नहीं हटी। उसने बस बेपरवाही से कहा, ठीक है, और फिर बिना पीछे देखे चला गया। जियान ने उसे अंदर आने का इशारा किया, लेकिन क्लोडेल अपने मन में खुद को कोस रही थी कि उसने अभी अभी झूठ क्यों बोला। अब तो मामला पूरी तरह से उलझ गया था। इसी दौरान कमरे का माहौल भी बिल्कुल ठंडा हो गया था। हाना नौकरानियों पर गुस्सा कर रही थी। उसे लगा कि यह लोग पागल हो गए हैं, जो तय किए गए खाने के समय को छोड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। उसने सख्ती से सबको हुक्म दिया कि तुरंत डचेस को रात का खाना पहुंचाया जाए। 1 सेकंड की भी देरी न हो। महल की नौकरानियां खुलेआम खाना रोक रही थीं।
और यहाँ तक कि धमकी दे रही थीं कि चाहे क्लोडेल भूख से मर भी जाए, ड्यूक उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखेंगे। उन्होंने यहाँ तक बातें करना शुरू कर दिया था कि जियान जल्द ही एक नई दुल्हन लाएगा और अब की डचेस बिल्कुल बेकार है। हाना गुस्से से कांप रही थी। चाहे सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा ही क्यों न हो, उसे अपने मालिक के लिए ले जाना ही था। जब दोनों पक्ष बुरी तरह झगड़ रहे थे, क्लोडेल ने दरवाजा धकेला और अंदर आई और ठंडे लहजे में इस नाटक को रोक दिया। क्लोडेल अब कुछ भी खाना नहीं चाहती थी। उसने बेपरवाही से सबको भेज दिया, बस अकेली रहना चाहती थी। हाना को अब भी तसल्ली नहीं हुई। वह पीछे पीछे दौड़ती रही और उसे समझाती रही कि चाहे थोड़ा सा ही खा ले। क्लोडेल ने उसे दोबारा मना कर दिया। वह खाली मेज के पास बैठी थी, पूरी तरह से उदास लग रही थी। हाना को चिंता थी कि उसका सर्दी बढ़ गया है, लेकिन क्लोडेल जानती थी कि यह कमजोरी दवा से ठीक होने वाली नहीं थी। हाना ने डचेस का हाथ पकड़ा और उससे गुजारिश की कि वह अपने दिल की बात कहे, क्योंकि इस महल में वही उसकी एकमात्र सहारा थी। क्लोडेल ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जियान ने अभी अभी शादी के तोहफे का जिक्र किया था और पूछा था कि क्या उसे पसंद न होने की वजह से उसने उसे पहना नहीं था। हाना बिल्कुल उलझ गई। जिस चीज को देखा ही नहीं, उसके पसंद या नापसंद होने की बात कैसे हो सकती है। क्लोडेल को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। जियान ने कहा था कि वह तोहफा उसके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन उस वक्त उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं की थी। हाना बहुत परेशान हो गई। ऐसी बात को उस वक्त ही खोल देना चाहिए था। अब तो उल्टा गलतफहमी और बढ़ गई है। क्लोडेल ने माना कि उस वक्त उसका दिमाग उलझा हुआ था। उसने न सिर्फ झूठ बोला कि उसे तोहफा मिला है, बल्कि यह भी झूठ बोला कि वह चीज खूबसूरत है। अब जब वह याद करती है तो उसे लगता है कि वह कितनी बेवकूफ थी। हाना ने तुरंत जियान के रिएक्शन के बारे में पूछा। नतीजा यह था कि जियान ने बस ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे पता है। हाना जितना सोचती उतना ही उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह एक जाल हो सकता है, क्योंकि वह चीज जियान का खजाना थी? क्या वह जानबूझकर कोई बहाना ढूंढ रहा था ताकि डचेस पर एक कीमती चीज खोने का इल्जाम लगा सके? क्लोडेल हैरान रह गई, लेकिन उसे लगा कि यह बात समझ में नहीं आती। आखिरकार सुबह उसे कपड़े पहनाने वाली सभी नौकरानियां गवाह दे सकती थीं कि मेज पर कोई तोहफा था ही नहीं। यह पूरा मामला शुरू से अंत तक अजीब था। हाना ने क्लोडेल को याद दिलाया कि इस ठंडे महल में उसका कोई अपना नहीं है। वह नौकर न सिर्फ सच नहीं बोलेंगे, बल्कि डचेस का मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं। उसने दर्द से डचेस के बालों को सहलाया और उसी वक्त कसम खाई कि वह किसी को भी माफ नहीं करेगी जो डचेस को शर्मिंदा करेगा। क्लोडेल ने धीरे से शुक्रिया कहा। वह अच्छे से जानती थी कि हाना ही उसकी एकमात्र सहारा थी। प्रूलोंग गांव से ही हाना उसकी देखभाल कर रही थी। यहाँ तक कि बाद में जब उसने परिवार का नाम विरासत में पाया, हाना खुशी खुशी एक नौकरानी बनने को तैयार थी, सिर्फ उसके पास रहने के लिए। झूठ से भरी इस जगह में यह वफादारी उसकी आखिरी तसल्ली थी। उन नींद न आने वाली रातों में जब तक हाना उसके पास होती, क्लोडेल मुश्किल से ही चैन से सो पाती थी। उसके लिए हाना ही उसका सबसे सच्चा खजाना थी। हाना ने खुद तोहफे का पता लगाने की पेशकश की। उसने मुस्कुराते हुए क्लोडेल को तसल्ली दी कि वह इस महल की सबसे बेहतरीन नौकरानी है, इसलिए डचेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाना के आत्मविश्वास से भरे अंदाज को देखकर क्लोडेल ने सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में जो बेचैनी थी वह किसी भी तरह कम नहीं हो रही थी। उसे हमेशा लगता था कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। गहरी रात की सुनसान गलियारे में क्लोडेल को हमेशा बेचैनी महसूस होती थी। ऊपर से उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी। वह करवटें बदलती रही और उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बाहर घूमने और अपना मन हल्का करने निकली थी, लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया, उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जिसे वह सबसे कम देखना चाहती थी। जियान ने अपनी शर्ट खुली रखी थी। उसकी आवाज में एक शरारत थी। उसने क्लोडेल से पूछा कि क्या वह उसका इंतजार कर रही थी, और कहा कि अगर उसे पता होता कि वह आज रात के लिए इतनी उत्सुक है तो उसे जल्दी आ जाना चाहिए था। जियान अकेला स्टडी रूम में बैठा था। दूर जाती घोड़ा गाड़ी को देखते हुए उसके दिल में एक ठंडी हंसी उठी। सच में एक पुरानी लोमड़ी। जो कुछ चाहिए था वह सब मिल गया और बिना पीछे देखे निकल गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा पेन रोक दिया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ क्लोडेल की तस्वीर थी। इससे उसका पहले से ही परेशान मन और भी बेचैन हो गया। मामला और भी उलझ गया था। आखिर वह इस औरत के साथ क्या करे? जियान खाली कमरे को घूर रहा था। उसके दिल में धक धक हो रही थी। क्या अभी बेडरूम में उसके पास जाना थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी होगी? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। आखिरकार वह सूरज अभी डूबा नहीं था। अगर वह अभी जाता तो ऐसा लगता जैसे वह पति हमेशा से उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग से वह तस्वीर जा ही नहीं रही थी। उसे लगा कि वह सच में पागल हो गया है, कि वह खुद को इतना रोक नहीं पा रहा है। नतीजा यह हुआ कि मुंह से नहीं जाऊंगा कहते हुए भी उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे तक पहुंच गए थे। बंद दरवाजे को देखते हुए वह अब भी खुद को बहाने दे रहा था। अगर वह गहरी नींद में सो चुकी है तो उसे अब जगाना सही होगा या नहीं? यह ऐसी मुश्किल स्थिति थी जो सबसे ज्यादा परेशान करती थी। जियान को यह एहसास बहुत परेशान कर रहा था। उसने सबसे सख्त उत्तराधिकारी ट्रेनिंग ली थी, जिसमें उसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाया गया था, लेकिन अब वह सारे आत्मनियंत्रण उस औरत के सामने बिल्कुल बेकार थे। उसे आखिरकार समझ आया कि क्यों परिवार के पिछले कई मुख्य सन्यासियों की तरह रहते थे, क्योंकि एक बार अगर खुद को छोड़ दिया तो फिर कभी वापस नहीं जा सकते।
उसने झटके से दरवाजा खोला और कमरे में क्लोडेल को देखा। उसके होंठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हो तो मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। अब पूरी स्थिति उसके नियंत्रण में थी। जियान ने उसे सीधे बेड के किनारे पर दबाया। उसकी आवाज में एक निश्चित दबाव था। उसने कहा कि अब से दरवाजे पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप बेड पर रहना काफी है। क्लोडेल ने सर झुकाया और धीरे से हाँ कहा, लेकिन जियान का उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह थोड़ा और करीब आया और उस टॉपिक पर पूछताछ करता रहा जो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? अगर तुम अब भी कुछ नहीं कहोगी तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं है, इसलिए तुम जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही हो। क्या तुम मुझसे अब भी संतुष्ट हो? क्लोडेल हिचकिचाई, समझाना चाहती थी, लेकिन जियान ने उसे ठंडे लहजे में टोक दिया। उसने कहा, यह बेकार की बातें मत करो। क्लोडेल का दिमाग उलझा हुआ था। आखिरकार उसने हिम्मत करके माना कि उसे काफी अच्छा लग रहा था, हालांकि वह खुद भी पक्की नहीं थी। जियान ने ठंडी हंसी हंसी। जाहिर है कि वह इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसने अचानक झुककर उस पर दबाव डाला और क्लोडेल के कान में धीरे से कहा, तो फिर मैं खुद देखूंगा कि क्या तुमने कल से कोई सुधार किया है। जैसे ही उसने यह कहा, जियान ने अपनी शांति का दिखावा पूरी तरह से उतार दिया। अगर उसे सुधार देखना था तो वह बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। इस रात कमरे में हलचल नहीं रुकी। सारे संयम और नियम इस पल में पीछे छोड़ दिए गए थे। पता नहीं कितनी देर बाद तूफान आखिरकार शांत हुआ। जियान ने अपने सामने की औरत को देखा। उसकी आंखों में ठंडक कम थी, लेकिन कुछ ऐसे एहसास थे जो समझ से परे थे। क्लोडेल बेड पर निढाल पड़ी थी। उसमें उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। कौन सोच सकता था कि जो शुरू में सिर्फ एक आजमाइशी खेल था, वह आखिरकार ऐसी स्थिति में बदल जाएगा जिसे संभाला नहीं जा सकता। जुनून के बाद कमरे में सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। जियान गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन क्लोडेल की आंखों में नींद नहीं थी। वह इतनी थकी हुई थी कि मरने वाली थी, और कल तो सीधे बेहोश हो गई थी, लेकिन आज उसका दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। खुद को शांत करने के लिए उसने उठने का फैसला किया और जियान के जमीन पर बिखरे कपड़े उठाने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने कपड़े उठाए, एक चीज अचानक जेब से फिसल कर निकली और फर्श पर कई बार घूमती रही। क्लोडेल हैरान रह गई। इस कपड़े में एक ऐसा राज छुपा था जो उसने कभी नहीं देखा था। क्लोडेल ने जमीन से अंगूठी उठाई और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जियान को दी, यह कहते हुए कि यह उसके कपड़ों से गिरी है। जियान ने एक नजर भी नहीं देखी और बेपरवाही से कहा कि वह कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा है जो टूट गया है, दर्जी से ठीक करवा लो। लेकिन क्लोडेल उस अंगूठी को घूर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। यह साफ तौर पर कोई सजावट की चीज नहीं लग रही थी। उसने अचानक पूछा, क्या ये तुम मुझे दे सकते हो? जियान हैरान रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसे एक टूटे हुए हिस्से की क्या जरूरत थी, लेकिन जाहिर है कि वह इस मामले पर और बात नहीं करना चाहता था। उसने सीधे करवट ली और लेट गया। ठंडे लहजे में कहा, जैसा तुम चाहो। अंगूठी तो रह गई, लेकिन जियान का यह बेपरवाह रवैया क्लोडेल को और भी बेचैन कर गया। जियान बेड पर करवटें बदल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ अभी अभी की अंगूठी की बात थी। उसने जो हीरे की अंगूठी दी थी, क्लोडेल ने उसे छुआ तक नहीं था। उसने यहाँ तक कि उसके लिए बहाने बनाना शुरू कर दिए। शायद उसे लगा कि लाल बाल और नीलम बहुत चमकदार लगते हैं, इसलिए उसने गुलाब नहीं पहना। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बेकार सस्ती चीज पर खलुश होने जैसा क्या था जिसे उसने बेपरवाही से फेंक दिया था। क्या इसका मतलब यह था कि जो कुछ भी उसके हाथों से मिलता, चाहे कितना भी टूटा फूटा क्यों न हो, उसे उससे संतुष्टि मिलती थी? जियान ने ठंडी हंसी हंसी। उसे लगा कि यह औरत बिल्कुल समझ से परे है, लेकिन उसे खुद भी एहसास नहीं था कि पूरी रात उसका दिमाग दूसरे शख्स के ख्यालों में उलझा हुआ था। यह नाटक उसके नियंत्रण से निकलता जा रहा था। हाना ने टेबल पर रखी अंगूठी को देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उत्तेजित होकर चिल्लाया, ड्यूक साहब सच में खूबसूरत लड़की से बच नहीं पाए। क्लोडेल ने अपनी उंगली के सिरे पर रखी अंगूठी को देखा, और जबकि वह मुस्कुरा रही थी, उसका मन भयानक रूप से होश में था। उसे अच्छे से पता था कि इस अंगूठी के होने के बावजूद भी वह बेलमोंट परिवार की सदस्य है। इस सच को बदला नहीं जा सकता। पहचान की यह खाई बिल्कुल भी पार नहीं की जा सकती थी। हाना ने उसकी चिंताओं को समझ लिया और जल्दी से उसके पास जाकर तसल्ली देते हुए कहा कि कल रात ड्यूक का व्यवहार बिल्कुल भी सिर्फ काम पूरा करने जैसा नहीं था। जब वह खुद आने को तैयार थे, तो इसका मतलब है कि उनके दिल में जरूर जगह है। आगे भी बेहतर चीजें लगातार भेजी जाती रहेंगी। लेकिन क्या लाड प्यार से मिली यह शांति सच में लंबे समय तक चल सकती है? क्लोडेल ने धीरे से हाना से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ड्यूक उसे पसंद करते हैं? हाना ने बिना सोचे समझे सकारात्मक जवाब दिया और उत्तेजित होकर नाश्ता बनाने किचन में दौड़ी। क्लोडेल ने मुस्कुराकर अच्छे से खाना खाने का वादा किया। लग रहा था जैसे सब कुछ अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके सारे दिखावे पल भर में टूट गए। खाली कमरे में सिर्फ वह अकेला बचा था। वह और सह नहीं पाया और तेजी से अपना मुंह ढक लिया। गहरे लाल खून के निशान उसकी उंगलियों के बीच से बहने लगे।
असल में वह हमेशा शांत रहने का नाटक कर रहा था। उसका शरीर शायद पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। कोई नहीं जानता था कि वह और कितनी देर तक सह पाएगा। हाना का मूड पहले बहुत अच्छा था और वह अपनी मल्लिका के लिए खुश थी। सोच रही थी कि ड्यूक साहब को आखिरकार समझ आ गया है। लेकिन अभी कुछ कदम ही चली थी कि कानों में पड़ी बातों ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। कुछ नौकरानियां इकट्ठी होकर चुगली कर रही थी। कह रही थी कि वह लाल बालों वाली औरत बिल्कुल खुद को धोखा दे रही थी। हाना जल्दी से आगे बढ़ी और पूछा, आखिर यह सब क्या है? लेकिन दूसरी तरफ से ताना मारते हुए कहा गया कि वह कोई तोहफा नहीं था, बल्कि सिर्फ ड्यूक के कपड़ों से गिरा हुआ बटन था। अब बड़ी मुश्किल हो गई। उसकी असली सच्चाई एक बहुत बड़ा मजाक बन गई थी। क्लोडेल अभी कमरे में घुसी भी नहीं थी कि उसने वह चुभने वाला शब्द सुना, चोरी। दरवाजा खोला तो देखा कि हाना पहले ही किसी से लड़ रही थी। अपनी मल्लिका की इज्जत बचाने के लिए वह इस बार सच में सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। जब माहौल बिगड़ गया था, जियान अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसकी ठंडी आवाज ने सबको पल भर में जमा दिया। जिस नौकरानी को मारा गया था उसने तुरंत पहले इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसने क्लोडेल पर चिल्लाते हुए कहा कि वह औरत एक चोर है। उसने सिर्फ ड्यूक साहब का बटन नहीं चुराया, बल्कि बेशर्मी से उसे अंगूठी की तरह हाथ में पहना। अब सारे पर्दे सबके सामने उतर गए थे। वह नौकरानी अभी भी आग लगा रही थी। कह रही थी कि क्लोडेल ड्यूक को बिल्कुल बेवकूफ बना रही थी, एक टूटे हुए बटन को खजाना समझ रही थी। क्लोडेल वहीं खड़ी रही, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। वह सिर्फ देखती रही जब वह अंगूठी सबके मजाक के बीच कचरे का ढेर बन गई। जियन बहुत देर तक खामोश रहा। आखिर में उसने ठंडी आवाज में एक बात कही। उसने कहा कि वह ऐसी मामूली चीज बिल्कुल नहीं दे सकता। इस इनकार ने क्लोडेल की आखिरी इज्जत को सीधे मिट्टी में मिला दिया। जब नौकरानियों को लगा कि उनकी चाल कामयाब हो गई है और वह और नीचा दिखाने की तैयारी कर रही थी, जियान अचानक गुस्से में आ गया। उसने सबको डांटा, तुरंत चुप हो जाओ, सब इस कमरे से बाहर निकलो। अब यहाँ सिर्फ वे दोनों बचे थे। उसने उसे सीधे तौर पर बताया कि यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करेगा और उससे कुछ भी मिलने की उम्मीद न करे। जियान की आवाज बहुत ठंडी थी। उसने क्लोडेल को चेतावनी दी कि और मुश्किल न पैदा करे। बेहतर होगा कि इस कहले में एक मरे हुए चूहे की तरह चुपचाप रहे। कमरे में वापस आकर हाना इतनी गुस्से में थी कि फटने वाली थी। वह तकिए फेंकते हुए गाली दे रही थी। कह रही थी कि जियान बिल्कुल सबसे बुरा बदमाश था जिसे उसने कभी देखा था। ऐसा इंसान सच में कैसे हो सकता है? उसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी। इसके विपरीत क्लोडेल, जिसे तकलीफ पहुंची थी, बहुत शांत थी। उसने उलटा हाना को तसल्ली दी। लगता है इस ठंडे किले में वह पहले ही सीख चुकी थी कि इन बेइज्जतियों का सामना कैसे करना है। हाना जितना सोचती उतना गुस्सा होती। उसे लगा कि यह मामला बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। उस आदमी के तकलीफ देने के तरीके बहुत बुरे थे। वह सच में यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन क्लोडेल अभी भी जियन का पक्ष ले रही थी। उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। हाना का दिल टूट रहा था। इतना सताए जाने के बाद भी वह उसे बचा रही थी। वह दौड़ कर गई और वह टूटा हुआ बटन छीनना चाहती थी। उसने कहा कि वह उसे किचन में लकड़ी की तरह जलाने के लिए फेंक देगी ताकि वह यहाँ आंखों में न चुभे। लेकिन क्लोडेल ने अपनी हथेली को कसकर पकड़ लिया और हाना से विनम्रता से गुजारिश की कि ऐसा न करे। इस माफी ने हाना का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया। वह अपनी मल्लिका पर गुस्सा नहीं थी, उसे दर्द हो रहा था। उसे दर्द हो रहा था कि क्लोडेल इस कले में हद से ज्यादा विनम्र हो चुकी थी। हाना इतनी गुस्से में थी कि वह उस बटन को खिड़की से बाहर फेंकना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उस बदमाश ड्यूक ने इतनी बातें कह दी हैं, तो मल्लिका अभी भी इस तरह का कचरा क्यों रखे हुए है। लेकिन उसके गुस्सा खत्म होने से पहले ही क्लोडेल को तेज खांसी आने लगी। हाना डर गई और जल्दी से रुक गई। जब तक मल्लिका को थोड़ा अच्छा लगे वह कुछ भी करने को तैयार थी। उसने कहा कि कल जरूर एक डॉक्टर को दिखाना होगा, यह सर्दी बहुत लंबे समय से चल रही है। क्लोडेल ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, लेकिन उसका दिल बिल्कुल खामोश था। कोई नहीं जानता था कि वह असल में खुश था कि कोई उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि वह अब बच नहीं सकता। इस वीरान और ठंडी जमीन पर हर्सोग नाम की एक अजीब बीमारी फैली हुई थी। पहले लगातार खांसी, यह है विकल्प। जब तक आखिर में दर्द में पूरी तरह मौत की तरफ न बढ़ जाए। यह बीमारी भले ही खतरनाक थी, लेकिन लोगों ने एक राज खोजा था। अगर कोई हल्की इन्फेक्शन से बच जाता है तो वह जिंदगी भर इस बीमारी से दोबारा पीड़ित नहीं होगा। इलाके के बच्चों को बचाने के लिए 100 साल पहले ड्यूक ने एक छोटा गांव बनाया था, खास तौर पर आइस बैप्टिज्म नाम का एक संस्कार करने के लिए। सीधे शब्दों में यह जहर से जहर का इलाज था। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को बीमार लोगों के तौलियों के संपर्क में लाया जाता था, इसके बदले में जीवन भर की इम्यूनिटी पाने के लिए। लेकिन ठीक क्लोडेल के समय में उसके पिता को वर्तमान ड्यूक ने जबरदस्ती उठा लिया, जिसके कारण वह अकेला बदनसीब बन गया जिसे बैप्टिज्म नहीं मिला था। और भी डराने वाली बात यह थी कि जब ड्यूक को पता चला कि उसे लाइलाज बीमारी है, तो उसने जरा भी दया नहीं दिखाई, बल्कि उसने एक डराने वाली मुस्कुराहट दिखाई। उसने तो उसे हक से सलाह दी कि जब वैसे भी मरना ही है तो मरने से पहले इलाके के लोगों के लिए थोड़ा और योगदान दे। इलाके के उन मासूम बच्चों के लिए क्लोडेल ने आखिरकार हाँ कर दी। उसने उस बेकार की गुजारिश को मान लिया और खुद को टिम्निस नाम के इस पिंजरे में बंद कर लिया। उसने अपने बाएं हाथ की अंगूठी को देखा।
उसे सबसे अच्छे से पता था कि वैसे भी अब सिर्फ 1 या 2 महीने बचे हैं। सारी बेइज्जतियां और दर्द आखिर में उसके साथ ही राख हो जाएंगे। वह बस यह छोटा सा निशान छोड़ना चाहता था, यह साबित करने के लिए कि वह कभी सच में जिया था। लेकिन वह सह सकता था, जबकि उसके आसपास के लोग सह नहीं सकते थे। हाना जितना सोचती उतना ही अजीब लगता। उसकी मल्लिका कभी झूठ नहीं बोलती थी। वह सो कॉल्ड पति किस हक से मल्लिका को सबके सामने शर्मिंदा करे? यह मामला बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जब वह आदमी दिखेगा वह उसे जरूर इसकी कीमत चुकाएगी। हाना दरवाजे पर रुकी और जोर से दरवाजा खटखटाया। हाना ने अचानक दरवाजा धकेलकर खोला। उसे लगा था कि वह उस बेवफा ड्यूक को देखेगी, लेकिन कमरे में एक अनजान औरत बैठी थी। एंडियोनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज में घिन थी। उसने पूछा कि वह कौन है। हाना ने यह सब नहीं माना और सीधे जवाब दिया। उलटा पूछा कि दूसरी तरफ से वह कहाँ से आ गई है। यह जगह लॉर्ड का निजी कमरा है। निजी सेवकों के अलावा किसी को भी आने जाने का अधिकार नहीं है। दोनों औरतें एक दूसरे को घूर रही थी। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एंडियोनी अचानक हंस पड़ी। उसकी आवाज में पूरा मजाक था। तो तुम ही हो वह औरत जिसके बारे में अफवाह है कि वह लड़ाकू मुर्गी जैसी है। अब दोनों सच में दुश्मन बन चुके थे। एंडियोनी मुस्कुराकर करीब आई। उसकी आवाज में घमंड और बड़प्पन था। इस गांव देहात से आए लोग शायद अभी तक नहीं जानते होंगे, है ना? ड्यूक साहब असल में पहले ही मंगनी कर चुके हैं। उसने जानबूझकर अपने हाथ की अंगूठी दिखाई। यह अंगूठी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तस्वीर में पिछली डचेस ने पहनी थी। हाना को हैरान देखकर एंडियोनी और भी गर्व से मुस्कुराई। हाँ, मैं ही जियान साहब की मंगेतर हूँ। अब हाना बिल्कुल चुप हो गई। एंडियोनी ने अपने हाथ की अंगूठी की तरफ इशारा किया और गर्व से दिखाया। यह मुझे जियान साहब ने दी है। पहले यह डचेस की थी, लेकिन उसने तो सीधे हाथ बढ़ाकर हाना को चेतावनी दी कि अपनी मल्लिका को बताए कि जियान साहब की मंगनी हो चुकी है और वह औरत जिंदगी भर ड्यूक के बेडरूम में घुसने का सपना भी न देखे। किसने सोचा था कि हाना यह सुनकर सीधे हंस पड़ेगी और तुरंत जवाब दिया, जब तुम भी एक कुंवारी लड़की हो तो किस मुंह से इतने यकीन के साथ एक आदमी के बेडरूम में आती जाती हो? एंडियोनी की आवाज और तेज हो गई। सिर्फ नाम की मंगनी का क्या फायदा? तुम्हें तो उसकी जरा भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ये सच में बहुत मजाकिया है। एंडियोनी ने एक कड़वी बात कही। वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना चली गई। कॉरिडोर में सिर्फ हाना अकेली बची थी। वह और सह नहीं पाई और सीधे जमीन पर गिर गई। भले ही अभी जुबान पर हारी नहीं थी, लेकिन उस मंगनी की खबर बिल्कुल आसमानी बिजली की तरह थी। हाना के दिमाग में अब सिर्फ यही था, उसकी बेचारी मल्लिका अगर सच जान गई तो कैसे जी पाएगी। बूढ़ा बटलर जियान के पीछे गया। उसकी उदास हालत देखकर वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, मालिक, आप खुद को ऐसे क्यों सता रहे हैं? जियान बहुत देर तक खामोश रहा। तभी उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। बूढ़े बटलर ने लंबी सांस ली और सीधे बात साफ कर दी, आप असल में पछता रहे हैं, है ना? पछतावा शब्द सुनकर जियान पूरी तरह से हैरान रह गया। वह बार बार पछतावा दोहरा रहा था। बूढ़े बटलर ने आखिर में उसे याद दिलाया कि जब उसे अपनी गलती पता चल गई है तो अभी सुधारने का सबसे अच्छा मौका है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो शायद सच में बहुत देर हो जाएगी। बूढ़े बटलर की बातें बहुत गंभीर थी। अगर आप महारानी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो पूरे कहिले के नियम बिगड़ जाएंगे। आगे उत्तराधिकारी को कैसे शिक्षा देंगे? जियान कॉरिडोर में खड़ा था। उसे अपने दिल में अच्छे से पता था कि बटलर सही कह रहा है। अगर वह भी क्लोडेल को नीचा दिखाएगा तो आगे उनके बच्चे की हालत बहुत खतरनाक हो जाएगी। एक बच्चा जो नफरत और दुर्व्यवहार में बड़ा होता है बिल्कुल भी एक सम्मानित परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। बूढ़े बटलर ने उसे खड़ा हुआ देखा और धीरे से उसे अंदर जाकर देखने को कहा, लेकिन जियान ने बार बार हिचकिचाया और फिर भी मुड़ गया। उसने धीरे से कहा, छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही। वह साफ तौर पर दरवाजे तक पहुंच चुका था, फिर भी उसने भागने का फैसला किया। जियान दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ा रहा। उसे डर था कि अगर वह अब अंदर गया तो सिर्फ गलत बातें कहेगा और हालत और खराब कर देगा। आखिर में उसने पहले पीछे हटने का फैसला किया। बूढ़े बटलर ने उससे पूछा कि क्या वह आराम करना चाहता है। उसने सिर हिलाया और कहा कि वह सीधे स्टडी रूम में जाएगा। जन के जाते हुए को देखकर बूढ़े बटलर ने अपने दिल में चुपचाप दुआ की, उम्मीद की कि यह मालिक जल्दी ही अपने दिल की बात समझ पाए। उधर कमरे में क्लोडेल पूरी रात नहीं सोई। उसने खाली दरवाजे की तरफ देखा। उसके दिल की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। आखिर में वह फिर भी नहीं आया। क्लोडेल अकेली बिस्तर पर लेटी थी। उसका दिल उलझा हुआ था। कल रात ही तो ऐसी बात हुई थी। उसे लगा था कि जियान अब कभी नहीं आएगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वह सिर्फ गैर जिम्मेदारी वाले दिन ही नहीं आया, बल्कि इतना करीबी व्यवहार भी किया। इससे क्लोडेल खुद को ख्यालों में खोने से रोक नहीं पाई। क्या वह सच में? लेकिन वह जल्दी ही होश में आ गई। उसे लगा कि वह बिल्कुल पागल हो गई है। वह टिमनिस परिवार का था और वह बेलमोंट परिवार की बेटी थी। यह दोनों परिवार जैसे तेल और पानी कुदरती तौर पर एक दूसरे के खिलाफ हैं। वे हमेशा के लिए दुश्मन हैं जो कभी सुलह नहीं कर सकते। उसने पहले सोचा था कि शादी की रात गुजरने के बाद वह उसे इस जिंदगी में दोबारा बेडरूम में कभी नहीं देखेगा, लेकिन अब की हालत उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। क्लोडेल को अचानक एक तेज दर्द महसूस हुआ। वह खालीपन और दर्द उसे लहर की तरह डूबा गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी जिंदगी इतनी दुखी क्यों थी।
उसके तुरंत बाद उसे तेज खांसी आई। जब उसने अपनी हथेली खोली तो उसमें पूरा खून भरा हुआ था। इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था और शायद वह जल्दी ही मर जाएगा। माँ बाप की अचानक मौत, 10 साल तक नींद न आने का दर्द और पिछले कुछ महीनों से सीने में चुभने वाला दर्द, और उसके ऊपर रोवन कासल में मिली वो ठंडी नजरें और बेइज्जती, ये सब कुछ उसे पहले कभी न महसूस हुई मायूसी दे रहा था। वह एक ऐसे शख्स की तरह था जो गहरे गड्ढे में फंसा हो, जिसे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। क्रोडेल अकेला खिड़की के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसे महसूस हुआ कि उसका वक्त कम था। अब वह बस जल्दी से छुटकारा चाहता था। वह किसी से भी गुजारिश कर रहा था कि उसे इस दर्द भरी जगह से जल्दी ले जाए। और दूसरी तरफ एंडियोनी अंधेरे में छुपकर सब कुछ देख रहा था। जब उसने नौकरानी हाना को अकेला देखा तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने जियान का पूरी रात इंतजार किया था। पहले उसे लगा था कि उसे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जियान कल रात उस औरत के कमरे में गया ही नहीं था। एंडियोनी और भी ज्यादा यकीन हो गया। जियान को उस औरत ने जरूर धोखा देकर बेहोश किया होगा, वरना शादी की रात के बाद वह कमरे में कैसे नहीं जाता। वह कुर्सी पर बैठकर पागलों की तरह हंस रहा था। उसके दिल में पहले ही एक बुरी योजना थी। जब तक वह औरत पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती, जियान जरूर उसके पास वापस आ जाएगा। अब क्रोडेल की हालत और भी खतरनाक हो गई थी। एंडियोनी और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे जल्दी से कोई तरीका ढूंढना था जिससे वह इस मौजूदा परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर सके। उसने अपने बाएं हाथ की अंगूठी को देखा। उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था। यह सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि वह दर्जा भी था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसकी महत्वाकांक्षा अब छुपाई नहीं जा सकती थी। चाहे वह ताकत की निशानी यह अंगूठी हो या वह ऊंचे दर्जे वाले लॉर्ड जियान, वह सब कुछ छीन लेना चाहता था। जब तक वह अपना मकसद हासिल कर सकता था, उसे कोई भी तरीका इस्तेमाल करने में कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही जियान कासल वापस लौटा, बटलर जल्दी से उसका स्वागत करने आया, लेकिन उसने चारों तरफ देखा और उसे वो जानी पहचानी शक्ल नजर नहीं आई। लगता था क्रोडेल अभी तक उससे मिलने नहीं आया था। इससे माहौल एकदम ठंडा हो गया। उसे लगा कि अगर उसने शुरू में वो बातें न कही होती तो शायद मामला इतना बढ़ता नहीं। अगर उस वक्त सच बोल दिया होता या अगर माँ अभी भी साथ होती तो हालत शायद बिल्कुल अलग होती। अफसोस, इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं। वह बस बेचारा देखता रहा जब चीजें बेकाबू दिशा में बढ़ रही थी। 7 साल पहले जियान ने अभी अभी जवान होते ही अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया था। उस अचानक आई गंभीर बीमारी ने ड्यूक और डचेस को ले लिया और उसको भी ले लिया जो जुड़वां बहन क्वीन थी। उसके बाद से उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। एक ने राजगद्दी संभाली और दूसरे ने ड्यूक की जमीन विरासत में पाई। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और उन्हें सगे भाइयों की तरह हर बात करनी चाहिए थी। लेकिन जियान ने कभी नहीं सोचा था कि वाल्की उसकी पीठ पीछे इतना बेकार फैसला करेगा। जियान ने ठंडे लहजे में वाल्की से पूछा कि क्या उस शख्स को पता भी है कि पत्नी का दर्जा कितना परेशानी वाला होता है। और जिस बात ने उसे और गुस्सा दिलाया वह यह थी कि दूसरा पक्ष चाहता था कि वह अपने एक कट्टर दुश्मन से शादी करे और बिना किसी सलाह मशवरा के उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ एक कागज से कर दिया गया। भाई द्वारा धोखा दिए जाने की इस भावना ने जियान को पूरी तरह गुस्से में डुबो दिया। जियान अपनी डेस्क पर बैठा था, अभी भी उस शादी को लेकर परेशान था। उसे लगा कि वाल्की को शादी क्या होती है यह बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम क्रोडेल के साथ उस बेइंतहा अजीब रिश्ते को कैसे ठीक करना था। तभी बटलर ने दरवाजा धकेला और अंदर आया। उसके ख्यालों को तोड़ते हुए उसे याद दिलाया कि 3 साल में एक बार होने वाला शिकार का मौसम जल्दी ही शुरू होने वाला था। बटलर ने उसे एक तैयार की गई मेहमानों की लिस्ट दी और उसे खुद देखने को कहा। जियान ने अनजाने में जवाब दिया, ऐसे काम घर की मालकिन को करने दो बस। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस घर की मौजूदा मालकिन वही शख्स थी जो उसे इतना सर दर्द दे रही थी। अपने हाथ में लिस्ट देखते हुए जियान को अचानक एहसास हुआ, क्या यह एक बना बनाया बहाना नहीं है। उसे आखिरकार क्रोडेल से मिलने का एक बहाना मिल गया था जो उससे बच रहा था। वह तुरंत चल पड़ा। लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि उन्हें मिले हुए कितना वक्त हो गया था। उसने सुना था कि पिछली बार के बाद से क्रोडेल बीमार होने की वजह से कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। जन बंद दरवाजे के सामने रुका। उसका मूड कुछ उलझा हुआ था। उसे नहीं पता था कि इस दरवाजे को खोलने के बाद उसका क्या इंतजार कर रहा होगा, लेकिन इस बार वह दोबारा वापस नहीं लौटना चाहता था। जियान चलते हुए मन ही मन सोच रहा था, उम्मीद है क्रोडेल की तबीयत कुछ बेहतर हो गई होगी। लेकिन जब वह कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि कॉरिडोर खाली था। वहां एक भी गार्ड नहीं था। जियान का चेहरा उतर गया। क्रोडेल पहले जो भी थी, अब जब उसकी शादी हो चुकी थी तो वह इस पूरे कासल की मालकिन थी। इस खुलेआम की बेइज्जती ने उसे बहुत नाखुश किया। उसने तो यह भी सोच लिया था कि बाद में वह गार्ड कैप्टन को कैसे सबक सिखाएगा। वह दरवाजे के सामने रुका, अपना हाथ उठाया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जियान और इंतजार नहीं कर सका और सीधा दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। कमरा शांत था। अधूरे खत टेबल पर बिखरे हुए थे। जियान ने चारों तरफ देखा, सोच रहा था क्या वह सैर करने गया है। जब वह वहां नहीं था तो वह सोच रहा था कि क्या उसे सीधा चले जाना चाहिए।
लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा तो उसे बड़े बिस्तर पर एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। असल में क्रोडेल कहीं नहीं गया था, वह बस यहाँ शांति से गहरी नींद सो रहा था। जियान ने अपने कदम धीरे किए और आहिस्ता से बिस्तर की तरफ बढ़ा, इस पल की शांति को भंग करने से डरता हुआ। जियान बिस्तर के पास बैठ गया, सोए हुए क्रोडेल को देखते हुए। उसके दिल में असल में काफी उलझन थी। जब वह जागेगा तो पहली बात क्या कहनी चाहिए? अगर वह खुद से माफी मांगता तो उसे लगा कि इससे उसके घर के मालिक की शान कम होगी, लेकिन अगर वह ऐसे ही दिखावा करता कि कुछ हुआ ही नहीं तो उसका दिल यह बात नहीं मान रहा था। रिश्तों की यह अजीब उलझन उसे सच में मुश्किल में डाल रही थी। तभी क्रोडेल ने नींद में कुछ उलझे हुए शब्द बुदबुदाए। जियन करीब गया और सुना तो पता चला कि वह सपने में बात कर रहा था। और जिस बात ने उसे और हैरान किया वह यह थी कि क्रोडेल के हाथ में अभी भी वो अंगूठी थी। इतनी सारी बुरी बातें होने के बावजूद उसने उसे कभी उतारा नहीं था। उस चमकती अंगूठी को देखते हुए जियन का पहले से सख्त दिल अचानक उलझ गया। क्रोडेल के हाथ में अंगूठी देखते हुए जियन गहरी सोच में डूब गया। क्या उसे अंगूठियां बहुत पसंद है? गौर से सोचा जाए तो जो अंगूठी उसने पहले दी थी उसका साइज शायद ठीक नहीं था। वह झुका और क्रोडेल के कान में धीरे से बोला, मैं तुम्हें एक और बेहतर अंगूठी दूंगा, इसलिए अभी के लिए यह अंगूठी उतार दो। जैसे ही जियन ने अंगूठी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी अजीब पल में दरवाजा अचानक खुल गया। हाना फूल लिए अंदर आई और सीधा इस नजारे को देख लिया। हाना इतनी डर गई कि उसके हाथ से फूल गिरने ही वाले थे और उसने जल्दी से झुककर सलाम किया। इस चीख ने सोए हुए क्रोडेल को भी जगा दिया। जैसे ही क्रोडेल ने आंखें खोली, उसने जियन का सख्त चेहरा इतने करीब देखा, वह इतना डर गया कि झटके से उठ बैठा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हुआ था। अब पहले से शांत कमरा पल भर में बेइंतहा अजीब माहौल में डूब गया। अभी जो थोड़ा सा अजीब माहौल था वह क्रोडेल के चौंक कर जागने के साथ ही पल भर में गायब हो गया। जियन के चेहरे के भाव फिर से अपनी आम ठंडी शक्ल में बदल गए। जियन ने जैसे ही मुंह खोला उसने अपनी ताकत दिखाई। उसे डांटते हुए कहा कि उसने लॉर्ड की पत्नी की इज्जत को बिल्कुल भी गौर नहीं किया। क्या तुम इस कासल में बस दिन काटने का इरादा रखते हो? क्रोडेल ने जल्दी से समझाया कि बातें वैसी नहीं थी जैसा वह सोच रहा था। जियन ने एक ठंडी हंसी हंसी और मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक मुश्किल काम दे दिया। टेबल पर रखी लिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो इन सब निमंत्रण पत्र पर दस्तखत कर दो। उसने काम बताया और पलटकर चला गया। उसे एक नजर भी नहीं देखा। कमरे से बाहर निकलते ही जियान को पछतावा होने लगा। उसे लगा कि वह पागल हो गया था जो उसने ऐसी चोट पहुंचाने वाली बातें कही। वह पहले खुद को रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी तो उसके मुंह पर आई बातें बिल्कुल बदल गईं। बातें पूरी तरह से काबू से बाहर हो गई थी। यह उसका असल इरादा बिल्कुल नहीं था। जब भी वह उस औरत के सामने आता तो वह खुद जैसा नहीं रहता था। यह अजीब सी बेचैनी आखिर किस वजह से थी? हाना गुस्से से फटने वाली थी। उसे लगा कि जियान की अभी की बातें हद से ज्यादा थी। उसकी छोटी मालकिन ने इन दिनों इतना कुछ सहा था, फिर भी उसके मुंह से यह आलसीपन बन गया। क्रोडेल इसके विपरीत बहुत शांत था। उसे तो यह भी लगा कि उसके ज्यादा कमजोर दिखने की वजह से ही दूसरे पक्ष ने उसे पहचान लिया था। लेकिन जब उसने वो लिस्ट उठाई तब उसे एहसास हुआ कि बातें इतनी आसान नहीं थी। हालांकि जियन का लहजा सख्त था, लेकिन उसने जो भी काम उसे दिए थे वह सब लॉर्ड की पत्नी के ही अधिकार थे। यह सजा नहीं थी। यह तो साफ तौर पर उसकी पहचान को गैर सीधे तौर पर मानना था। अपने हाथ में निमंत्रण पत्र देखते हुए क्रोडेल ने आखिरकार कलम उठाई। उसने सिर्फ एक नाम पर दस्तखत नहीं किए, बल्कि टिमनिस परिवार के सदस्य के रूप में अपनी पहचान पर भी दस्तखत किए। क्या जियान इस तरीके से उसे मजबूर करना चाहता था कि वह उस दर्जे को मान ले जो उसने विरासत में पाया था? इससे पहले कि वह समझ पाता, रोवन क्षेत्र का 10 साल में एक बार होने वाला मुख्य कार्यक्रम शुरू होने वाला था। वो अफवाहों वाला फियर्स ईवल फेस्टिवल। यह सिर्फ एक मामूली शिकार नहीं था, बल्कि सभी शाही महिलाओं के लिए अपनी हैसियत दिखाने और चुपके से मुकाबला करने का एक बेहतरीन मंच था। असली इम्तिहान अभी शुरू होने वाला था। फेस्टिवल समय पर शुरू हुआ। जैसे ही क्रोडेल दिखा वह पूरे माहौल में चर्चा का केंद्र बन गया। उसके खास लाल बाल भीड़ में अलग ही नजर आ रहे थे। हर कोई चुपके से इस नई डचेस के बारे में पूछ रहा था कि वह कौन थी। जियान बगल में चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। उसने नहीं सोचा था कि यह औरत सीधा उसके दफ्तर में उससे मिलने जाएगी, और नतीजा यह हुआ कि दोनों एक दूसरे को मिस कर गए। जब वह मिल नहीं पाए तो वह शिकार शुरू होने के बाद जल्दी से मामला सुलझा लेगा। वह उसे एक खाली टेंट में ले जाएगा और फिर सब कुछ साफ साफ बता देगा। लगता था कि आने वाला शिकार शांत नहीं रहने वाला था। जियन स्टेज पर खड़ा था, एक औपचारिक भाषण दे रहा था, सबका इस फियर्स ईविल फेस्टिवल में स्वागत कर रहा था। जैसे ही सभी इस गंभीर और सौहार्दपूर्ण माहौल में डूबे हुए थे, क्रोडेल को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वह तेजी से आगे बढ़ चुका था। वह चिल्लाया, हटो, और अपनी पूरी ताकत से जियन को एक तरफ धकेल दिया। यह अचानक हुआ, सब हैरान रह गए। वह शानदार ड्यूक सबके सामने जमीन पर गिर गया। आखिर किस तरह का खतरा था जिसने क्रोडेल को अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करने दी? किसी ने नहीं सोचा था कि फेस्टिवल में सच में एक राक्षस निकल आएगा।
इससे पहले कि जियान संभल पाता, उस बड़े मगर ने अपना खून भरा मुंह खोल दिया था। क्रोडेल के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। एक चीख ने पल भर में पूरे कार्यक्रम स्थल को चीर दिया। उसे राक्षस द्वारा घसीटते हुए देखकर जियान पूरी तरह से पागल हो गया। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, अपनी शान को भूलकर अपनी लंबी तलवार निकाली और बेचैनी से आगे बढ़ा। जियान अब सच में गुस्से से लाल हो गया था। उसकी लंबी तलवार हवा में सिसकारी मारती हुई राक्षस पर जोर से पड़ी। हर वार का निशाना था जान लेना। भले ही तलवार की धार खून से लथपथ थी, वह बिल्कुल रुक नहीं पा रहा था, लेकिन यह जानवर मरते दम तक छोड़ने को तैयार नहीं था। एक भारी थुड़की आवाज के साथ बड़ा मगर आखिरकार घास पर गिर गया और क्रोडेल को भी उसके साथ फेंक दिया। उस बेजान लाल बालों वाले शख्स को देखते हुए जियान के हाथ से तलवार गिरने ही वाली थी। वह पूरी तरह से वहीं जम गया। जमीन पर हर तरफ खून के डरावने निशान थे। क्रोडेल ऐसे ही पड़ा था घास पर। जियान अपनी आंखें गाड़े हुए इस नजारे को देख रहा था जैसे वह वहीं जम गया हो। देर तक होश में नहीं आया। नौकर जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आए, बार बार पूछ रहे थे कि क्या ड्यूक साहब को चोट लगी है। जियान ने बस अपना सर झुकाया और मशीन की तरह जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी रूह खो दी हो। उसका साथी अभी भी अपनी छाती पीटते हुए कह रहा था, भगवान का शुक्र है कि ड्यूक साहब सुरक्षित हैं। जियान के लिए यह बातें जलती आग में तेल डालने जैसी थी। उसके अंदर का गुस्सा अब और दबाया नहीं जा सकता था। उसने तेजी से पलटकर एक जोर का मुक्का सीधा उसके साथी के लीडर को जमीन पर गिरा दिया। इस मुक्के के बाद पूरा मैदान पल भर में मौत जैसा शांत हो गया। जियान ने ठंडी आवाज में 2 शब्द कहे, चुप हो जाओ। वह अब बिल्कुल भी यह बेकार की बातें नहीं सुनना चाहता था। वह बस चाहता था कि लोग जल्दी से स्ट्रेचर ले आएं और जान बचाएं। अगर एक पल भी देर हुई तो कोई भी इसके नतीजे का जिम्मेदार नहीं होगा। इस अचानक हुई घटना की वजह से पूरा शिकार का मैदान पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। क्रोडेल की जान फिलहाल बच गई थी, लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने सबके दिलों को फिर से चिंता में डाल दिया। उन बाहरी चोटों के अलावा सबसे बड़ी मुश्किल उसकी टांग थी। अगर जख्म का इलाज ठीक से नहीं किया गया और गैंग्रीन हो गया तो शायद वह फिर कभी बिस्तर से उतर नहीं पाएगी। यह सुनकर पास खड़ी हैना तुरंत टूटकर रोने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मल्लिका को ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। जियान बस चुपचाप सुनता रहा। आखिर में उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं समझ गया। कोई नहीं जानता था कि वह अब क्या सोच रहा था, लेकिन यह हिसाब ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता था। जियान ने सीधा सबको बाहर निकालने का हुक्म दिया। सबको तुरंत बाहर निकल जाने को कहा। यहाँ तक कि हैना, जो हमेशा पास खड़ी रहती थी, उसे भी उसने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अब कमरे में सिर्फ वह दोनों बचे थे। बेहोश क्रोडेल को देखते हुए जियान समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत अपनी जान की बाजी लगाकर उसे क्यों बचाना चाहती थी, जबकि हमेशा से उसे लगता था कि वह औरत उसके लिए बुरी नीयत रखती है, और यहाँ तक कि उसे लगता था कि उन दोनों के बीच सिर्फ दुश्मनी है। लेकिन अगर ऐसा ही था तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी तरफ दौड़ क्यों लगाई? जियान ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? उसे हमेशा लगता था कि यह औरत उससे सिर्फ नफरत करती है। क्या शुरू से ही उसने इस इंसान को पूरी तरह गलत समझा था? जबकि दोनों परिवारों के रिश्ते इतने खराब थे और अगर वह मर जाता तो सारे अधिकार और दौलत उसकी हो जाती। लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। बेहोश क्रोडेल को देखते हुए उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी। जियान जैसे बदल गया था। उसने न सिर्फ मल्लिका की टांग ठीक करने का वादा किया, बल्कि उन छोटी छोटी बातों की भी परवाह करने लगा जिन पर वह पहले कभी ध्यान नहीं देता था। उसने हैना को ताजे फूलों का एक गुलदस्ता दिया और उसे जरूर मल्लिका तक पहुंचाने को कहा। उसने यह भी खास तौर पर कहा कि अगर वह दोपहर तक वापस नहीं आ पाया तो हैना को मल्लिका को समय पर खाना खिलाना होगा। जियान को जाते हुए देखकर हैना पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या यह वही पत्थर दिल आदमी था? उसे लगा था कि वह पूरी तरह से एक घटिया इंसान है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर भी कभी जमीर जाग सकता है। सच कहूं तो जियान की अब की परवाह क्रोडेल के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। पूरे कमरे में ताजे फूलों को देखते हुए यहाँ तक कि नौकरानी हैना को भी शक होने लगा कि कहीं इस आदमी पर किसी बुरी चीज का साया तो नहीं पड़ गया है, वरना वह अचानक इतना कैसे बदल सकता है। क्रोडेल ने मुंह से तो कहा कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन इन खूबसूरत फूलों को देखकर उसके दिल में भी थोड़ी हलचल हुई। कौन सोच सकता था कि उस शिकार की घटना के बाद से जियान पूरी तरह से बदल गया था। वह न सिर्फ हर दिन अलग अलग तरीके से सरप्राइजेस भेजता था, बल्कि हर खाने पर क्रोडेल को अपने हाथों से खिलाता भी था। यह इतनी गहरी देखभाल, क्या यह पश्चाताप की वजह से थी या वह सच में उससे प्यार करने लगा था? हैना मल्लिका के बिस्तर को ठीक करते हुए धीमी आवाज में उसे तसल्ली दे रही थी। डॉक्टर की दवा बहुत असरदार है, जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैना कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने निजी तौर पर बताया था कि मल्लिका की टांग में भविष्य में अपाहिजता रह सकती है। जब मल्लिका और नौकरानी बात कर रहे थे तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। एक शानदार कपड़े पहने औरत अंदर घुस आई और उसकी पहली बात ही बुरी नीयत से भरी थी। सुना है तुम लंगड़ी हो गई हो। इस खुलेआम की उकसाहट ने हैना को गुस्से से बोलने नहीं दिया। ऐसे कौन बीमार को देखने आता है?
क्लोडेल तो काफी शांत थी। उसने अपने सामने खड़ी अजनबी औरत को देखा और शांत लहजे में पूछा, माफ करना, आप कौन हैं? एंडी ओनी का इरादा आसानी से हार मानने का नहीं था। उसने जानबूझकर अपना हाथ उठाया, उस चमकती हुई अंगूठी को दिखाया और उसके लहजे में पूरी तरह से उकसाहट थी। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो तुम अपनी नौकरानी हैना से पूछ सकती हो। आखिर उस दिन हैना ने अपनी आंखों से मुझे जियन साहब के बेडरूम से निकलते हुए देखा था। यह बात सुनते ही माहौल पल भर में बिल्कुल ठंडा हो गया। हैना एक तरफ खड़ी चुप थी और इस वक्त जियन अपनी स्टडी में था, दर्जी से नए गहने के डिजाइन सुन रहा था।